आपकी अम्मी से परमिशन लेके गई। अगर उन्हें एतराज था तो वो मुझे इजाजत। आपने अम्मी से नहीं पूछा था। मंसूर, इस घर में आपकी अम्मी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता, ये बात आप भी जानते। तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने इजाजत ना दी और मैं मुंह उठा के अपने माँ बाप के साथ चली गई होंगी? राशिदा, हम फजीलत का रिश्ता कर रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। कहाँ कर रहे हो? यही जेहलम में है लोग। लड़का अच्छा है, चमड़े का कारोबार है, अच्छे खासे खाते पीते लोग। अच्छा, हाँ कर दी सुफिया? नहीं, मंसूर आएगा ना अगले हफ्ते, लड़के से मिलेगा, हाँ करेंगे और साथ ही मंगनी भी कर देंगे। आपने खारिया वाला घर वापस कर दिया? नहीं, अभी किया नहीं, लेकिन कर दूंगा। क्या मतलब कर देंगे? कि आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अम्मी नहीं चाहती। मंसूर, मैंने शादी आपसे की, आपके घर वालों से नहीं की। अगर मुझे खारिया में घर ना भी मिलता तब भी आप यहीं रहती। अगर मेरे माँ बाप को पता होता कि आपको खारिया में घर नहीं मिलेगा तो मेरी कभी शादी आपसे ना करते। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अपने माँ बाप को कहें कि आपको यहाँ से आके ले जाएं। तो मेरे अब्बू को फोन करो, उन्हें कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए। अब क्या हुआ है भाभी? किसी को मेरी इस घर में जरूरत नहीं है। फजीलत की मंगनी मेरे बगैर भी हो जाएगी, बल्कि ज्यादा अच्छी होगी। खुदा करे फजीलत उन चीजों से ना गुजरे जिनसे मैं गुजर रही। हो सकता है कि फजीलत की मंगनी के बाद अम्मी के रवैये में तब्दीली आ जाए और उन्हें एहसास होने लगे कि मुझे पहुंचने वाली तकलीफ मेरे माँ बाप को बेचैन रखती है। किसी ने मुझे खाने को हाथ नहीं लगाने दिया, किचन में नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि फजीलत के करीब नहीं आने दिया। तो फिर मैं किस दिल से खाना खाऊं? बहू, जी अब्बू। तुम्हारा खत आया है। अब्बा का खत होगा? हाँ, एड्रेस तो तुम्हारे घर का ही लिखा है। मेरी प्यारी बेटी दुर्रे शहबाज, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत मतलब बहुत दिन हो गए, तुम्हारी खैरियत की कोई इत्तला नहीं मिली, उदासी बढ़ गई। बेटियां अजीब शय होती, जब घर में होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्या कुछ घर में सिर्फ उनकी वजह से है, और जब चली जाती हैं तो पता चलता है कि उनके बगैर तो घर में कुछ था ही नहीं। और तुम तो मेरी सबसे बड़ी बेटी हो, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी मताए हयात। कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जब मुझे तुम्हारा ख्याल ना आता और मेरा दिल तुम्हारे लिए दुआ ना करता। मैं जानता हूं तुमको हमारी दुआओं की अशद जरूरत भी है। अपने घर के बारे में बताओ कि वहां सब कैसे हैं? तुम्हारी सास, ससुर, देवर, नंदे और मंसूर। यहां हम सब लोग खैरियत से हैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं और तुम्हें बहुत प्यार भेज रही हैं। महानूर और सहर भी सलाम कह रही है। ये खत मिल जाए तो जवाबी खत में अपनी खैरियत की इत्तला देना। हम सबको तुम्हारे खत का शिद्दत से इंतजार रहेगा। बहुत सी दुआओं और प्यार के साथ, तुम्हारे अब्बा। मेरे प्यारे अब्बा, आपका खत पाकर मुझे ऐसे लगा जैसे धूप में सर पर कोई बादल का टुकड़ा आकर खड़ा हुआ हो, साया देने वाला, अपने नीचे छुपा लेने वाला, ठंडा, नरम, सुकून देने वाला। अब्बा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मंसूर चंद दिन की छुट्टी पर आए थे और मेरी सास ने उनसे कहा कि वाला घर वापस कर दे और वो मुझे साथ ना लेकर जाए। मेरा और मंसूर का इस बात पर बहुत झगड़ा हुआ और बातचीत भी बंद हो गई और अब मंसूर वापस चले गए और अब्बा मैं बहुत अकेली हो गई। यहाँ किसी को मेरा ख्याल नहीं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं। लेकिन एक सऊद है जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। अगर वो भी ना होता अब्बा तो मैं तो पागल ही हो जाती। आप यहाँ पर आए, इनसे बात करें। मैं तो यहाँ नहीं रह सकती अब्बा, और ये लोग मुझे मंसूर के साथ भी नहीं जाने देंगे।
आप लोग बात करेंगे तो शायद कोई बेहतरी हो जाए। कल सारा दिन मैंने कुछ नहीं खाया और किसी ने पूछा तक नहीं, मंसूर ने भी नहीं। 5 दफा लगता है अब्बा जैसे मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। जिंदगी शादी के नाम पर जो कुछ दिखा रही है ना अब्बा, वो बहुत भयानक है और मैं बहुत कम हौसला हूँ। सफिया बीबी, शादी से पहले बात तो यही तय हुई थी ना कि दुर्रे शवार मंसूर के साथ रहेगी, वो जहाँ भी जाएगा। और अब आप कितनी नामुनासिब और गलत बात कर रही हैं। उसको घर मिल गया है और आप दुर्रे शवार को उसके साथ जाने नहीं दे रही। मैं क्यों रोकूंगी? मंसूर जवान है, खाता कमाता है, समझदार है। अगर वो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता तो अपनी मर्जी से नहीं ले जाना चाहता। तो आपको चाहिए कि आप उसे समझाएं। वो अगर अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जाता, आप पता करें, मालूम करें वो क्यों अपनी बीवी को साथ नहीं रखना चाहता। इसलिए अपनी बीवी को साथ नहीं रखना चाहता कि वो खुश नहीं है अपनी बीवी से। उसके तौर तरीके उसे पसंद नहीं। आपकी बेटी निहायत अक्खड़ और खुदसर है, हर बात पर अपनी मनमानी करती है। मंसूर तो शादी करके पछता रहा है। क्या कहा? खुदसर और अक्खड़? तुम क्या समझती हो सफिया बेगम कि क्या मैं अपनी भतीजी को जानती नहीं हूँ? अरे वो तो मेरी अपनी बेटियों से ज्यादा सुलझी हुई है। इंतहाई सलीका शुआर, फरमाबरदार, समझदार बच्ची है वो। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि दुर्रे शहवार के तौर तरीके देखकर उसे कोई नापसंद कर सकता है। और वही तौर तरीके हैं आज भी हमारे खानदान के, जो पहले थे, जिसे आप बहुत पहले से जानती हैं। तब से जब आप इस रिश्ते के लिए इतने चक्कर लगाया करती थी कि आपके जूते चटक जाया करते थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन होता वही है जो नसीबों में हो। सफिया बीवी, अरे मेरे भाई और भाभी तो इस रिश्ते पर रजामंद ही नहीं थे। ये तो मैं थी जो तुम्हारी जमानतें देती फिर रही थी। मजबूर किया उन्हें कि भले लोग हैं, इनको बेटी का रिश्ता दे दो। और अब तुम क्या बढ़ चढ़ कर बातें कर रही हो? हम यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए, आपसे बात करके मसले का हल ढूंढने के लिए आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सभी सब लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं। हम मंसूर से बात करेंगे और देखेंगे वो क्या कहता है। ठीक है भाई साहब, आप सही फरमा रहे हैं। आपका बेटा है वो, आपका हक बनता है आप उससे बात कीजिए। तब तक हम अपनी बेटी दुर्रे शहवार को अपने साथ अपने घर लेके जा रहे हैं। जब आपके बेटे को घर मिल जाए और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए रजामंद हो जाए तो आप आके दुर्रे शहवार को ले आइएगा। वो आपकी अमानत है। भाभी आप जा रही हैं? हाँ। सारा सामान लेकर जा रही हैं? इतना लंबा अरसा रहेंगी वहां? मैं शायद दोबारा वापस ना हो सर, इसलिए सब कुछ लेकर जा रही। ऐसे तो मत कहें भाभी। तुम्हारे भाई मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे और उनके बगैर यहाँ आने का कोई मकसद नहीं बनता। भाभी आप उनको एक मौका दें, वो मान जाएंगे। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ तुम लोगों से मोहब्बत करते, बाकी किसी और से मोहब्बत करने की उनके पास गुंजाइश नहीं। आपके आने से इस घर में एक खिड़की खुली थी, आप उसको बंद करके जा रही हैं। तुम बहुत अच्छे हो सब। तुमने इस घर में मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन इस घर में घुटन भी बहुत है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सांस भी ना लें और जिंदा भी रहें, लेकिन इस घर में मेरे साथ यही हो रहा है। तुम्हारे भाई को जब मेरी जरूरत होगी मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
वो आर्मी ऑफिसर है, रास्ते नहीं भूलते। हाँ, अगर खुद आंखें बंद कर ली तो ये और बात है। तेवर देखे थे उनके, कैसे बातें बना रही थी सफिया बेगम, जैसे कहीं 7 पुश्तों की नवाबजादी हो। और इस बात का तो एहसान मानना ही नहीं ना कि हमने अपनी फूलों जैसी बच्ची का रिश्ता उन्हें दे दिया, और वो थी कि इसी में कीड़े निकालने बैठ गई। उफ, अल्लाह की पनाह, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ इस दुनिया में, और अपनी 2 बेटियां हैं, लेकिन कोई खौफे खुदा नहीं। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं थी, और मैं यही बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बैठे बिठाए झोंक दिया मेरी बच्ची को जहन्नम में। अब उन्होंने सोचने का वक्त मांगा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मंसूर इसे अपने साथ ले जाएगा। मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जो भी, हमें शहवार को अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए था? अब बहू घर से गई है, बैठेंगे सोचेंगे कि क्या करना है। जरा मेरी बच्ची का चेहरा देखिए, कैसा उसका रंग पीला जर्द हुआ हुआ। माजिद दूध। परेशान मत हो बाजी, सब बेहतर हो जाएगा। अम्मी अब्बा ने ठीक किया कि आपको वहां से यहाँ ले आए। यहाँ कुछ दिन रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्या ठीक हो जाऊंगी माँ? मैं इसमें हूँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। मुझे तो आपके ससुराल वाले पहले दिन से नहीं अच्छे लगे। ये सोचने का क्या फायदा? मुझे तो मंसूर पे हैरत हो रही। कम से कम उन्हें तो मेरी परवाह होनी चाहिए ना। कितने वादे किए थे खारियों ने मुझसे, इतनी आसानी से फिरते हो। अपना दिमाग मत खपाएं। अगर इनका रवैया ठीक ना हुआ तो अम्मी अब्बा तलाक ले लेंगे। शहवार, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे माँ बाप के घर पर ही रहना होगा, और अगर तुम वहां नहीं रहना चाहती तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने माँ बाप के घर पर ही ठहरो। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तुमने जितनी देर वहां पर ठहरना तुम ठहरो। लेकिन मंसूर, आपके अम्मा अब्बा ने शादी से पहले वादा किया था। मुझे कोई वादा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने कोई वादे किए होंगे, मैंने नहीं किए थे। तो क्या आपने मुझसे वादे नहीं किए थे खारिया में? मैं अब वही करूंगा जो मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे माँ बाप के घर पर ही रहना होगा, और मैं तुम्हें तब तक नहीं लेने आऊंगा जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे। चाहे वो सारी जिंदगी ना कहे? हाँ, चाहे वो सारी उम्र ना कहे। तो ठीक है, मैं आपके घर नहीं आ रही। तुम्हारी अपनी मर्जी। तो फिर बेहतर ये होगा कि अपने माँ बाप को कहो कि मेरे घर से आके तुम्हारा जहेज ले जाए और तलाक नहीं ले। खुदा हाफिज।
ये क्या करे मंसूर, किसी ने देख लिया तो? हाँ तो क्या हुआ, मैं कह दूंगा हाथ पड़ रहा था। और हाथ में क्या पड़ रहे थे? दिल की लकीर। और दिल की लकीर में क्या देख रहे थे? यही कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। ये सारी बातें करेंगे आप बैटमैन से और सऊद से? हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो। बस बीवी? बीवी, महबूबा, दोस्त और साथी। कब तक के लिए? हमेशा। तुम मिलो ना? नहीं, आप खाएं। सारी जिंदगी में इस एक मर्द के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, और ये मर्द चुटकी बजाते मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने को तैयार। बीवी ना समझे वो मुझे, इंसान तो समझे। मुझे मंसूर से ये तवक्को नहीं थी। मैं उसे एक अच्छा लड़का समझती थी। मैं समझती बीवी की परवाह करता होगा। होते हैं और भी लोग जो माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, पर इस तरह कोई बीवी को छोड़ के नहीं बैठ जाता। गजब खुदा का, इतने जमाने गुजर गए, ना कोई राब्ता ना कोई फोन। उनका फोन आया था हमें। कब? तुमने बताया नहीं? क्या बताती कि मंसूर ने कहा आना है तो खुद आओ, वरना अपने माँ बाप को भेजो कि तुम्हारा जहेज और तुम्हारी तलाक ले जाए। ये कहा उसने? देख लिया आपने? उनकी अच्छाइयों और शराफत का बड़ा ढंडोरा पीटा करते थे। देख लिया उन बड़े दिल वालों को? ये बुरे लोग निकले। मैं खुद बात करूंगा मंसूर से। हाँ जरूर कीजिएगा, और एक आखिरी दफा दो टोक बात कीजिएगा कि अगर उसने साथ रखना है तो ठीक है, वरना यही खत्म कर दे बात। शैला, ये मेरे और तुम्हारे बात करने से बात खत्म नहीं है। सवाल ये है कि क्या दुर्रे शहबाज भी ये बात खत्म करना चाहती है? क्यों खत्म नहीं करना चाहेगी ये बात? बिल्कुल खत्म करना चाहेगी बात। समी, आप समझते क्यों नहीं? हमारी बेटी उस घर में खुश नहीं है। शहबाज, क्या तुम मंसूर से तलाक लेना चाहती हो? अरे भाभी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम किया उसने। पहले तो उनको कुछ ख्याल ही नहीं था, अब जब बच्चे का पता लगेगा तो भागते आएंगे दुर्रे शहबार को लेने। और आपा, मुझे यकीन है इस दफा मंसूर दुर्रे शहबार को अपने साथ लेकर ही जाएगा। अच्छा, और सुने, आपने उसकी सास को फोन किया? नहीं आपा, अभी तक नहीं किया। आज शाम को इंशाल्लाह जरूर करूंगी, खुशखबरी दूंगी उनको। हाय, वैसे बेटियां तो भी अपने घर में बसती अच्छी लगती हैं, और खास तौर पे जब बच्चा होता है ना, तो फिर तो फौरन मायके से उनको ससुराल में भिजवा देना चाहिए। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे बस। अब तो मंसूर यकीनन मुझे अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें अगर मेरा ख्याल नहीं तो अपने बच्चे का तो होगा ना। और वैसे भी मंसूर को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने दिन गुजर गए और वो लोग जानते भी आपकी हालत के बारे में। देखो, ना मंसूर भाई ने कोई फोन किया और ना आपकी सास ने आपका पूछा। अम्मी अब समझ रहे थे कि ये सब पता चलते ही वो आपके पास भागे चले आएंगे।
मैंने कहा था ना, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत आप नहीं, बदकिस्मत वो लोग हैं जो आपकी कदर नहीं कर रहे। उनके खानदान में ये पहला बच्चा होगा और पहले बच्चे की भी परवाह नहीं। आपने बुलवाया अब्बा? हाँ बेटा, बैठ जाओ। बेटा, तुम्हारी सास का फोन आया था। वो कह रही थी तुम्हारे आने के बारे में। मुझे लेने आ रहे वो लोग? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम छोड़ जाएं। बेटा, मैंने और तुम्हारी अम्मी ने यह तय किया है कि हम तुम्हें वहां छोड़ आएंगे। बेटियों की शादी के बाद माँ बाप बहुत मजबूर हो जाते हैं। शहवार, तुम्हारी शादी से पहले मैं सोचा करता था, पढ़ा करता था कि ये कैसे होता है। अब समझ में आया बेटे, फैसले करना कितना आसान है, लेकिन फैसलों के बाद कितनी खाइयां हैं। बेटा, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम इस बच्चे के लिए इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो। क्या पता इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। बच्चे के आने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। जो भी बदलेगा सिर्फ मेरी तरफ से ही बदलेगा अब्बा, दूसरी तरफ से कुछ नहीं बदलेगा। बेटा, इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद। अच्छे की उम्मीद तो हर कोई रखता है अब्बा, लेकिन अच्छा बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्या खबर मेरी दुर्दशा उन कम अच्छे लोगों में से हो? मुझे दुख सिर्फ मंसूर का है अब्बा, उनके इस रवैये का है। कम से कम उनको मेरी परवाह होनी चाहिए। अगर मेरी ना सही तो हमारे बच्चे की तो होनी ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि फौजी बहुत सख्त दिल के होते हैं, घर वालों से दूर होते हैं, इसलिए उनकी कदर भी नहीं करते। नहीं बेटा, मंसूर को अपने माँ बाप की तो बहुत कदर है। माँ बाप से रिश्ता तो उनका फौजी बनने से पहले था ना। फौजी बनने के बाद तो रिश्ता उनका मुझसे बना है। बेटा, हो सकता है इस बार कुछ तब्दीली आए। फिर से मुझे उनके सामने झुका रहे अब्बा। मैं बगैर चाह के, बगैर इज्जत के और बगैर मान के वहां जा रही। जब रिश्ते निभाने होते तो अना या मान कोई मायने नहीं रखते। तुम मंसूर के साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? हम अशर की लड़कियों का यही मसला है अब्बा। शादी के बाद शौहर को ही सब कुछ समझती। शौहर का घर ही सिर्फ अपना घर लगता। मेरी दुर्दशा बहुत खुलूस वाली है, बहुत प्यार करने वाली। तुम सब कुछ बदल सकती है बेटा। मैं कुछ नहीं बदल सकती, कुछ भी नहीं बदलेगा। बेटा, अगर तुम कुछ नहीं बदल सकती तो दुनिया की कोई औरत कुछ नहीं बदल सकती। मैं उस घर जा रही हूँ, लेकिन मंसूर मेरे दिल से उतर गए। अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया। इसमें हमदर्दी होगी, परवाह होगी, लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। बस ये रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता, इसमें प्यार नहीं होगा।
माँ बाप जब अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो उन्हें उनके घरों में बसने और दिल लगाने की हिदायत करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़े। और आजकल की लड़कियों का दिमाग तो पहले ही साथ में आसमान पर रहता है। शादी बाद में होती है और शौहर को पहले ही हाथ में करने की सोचती है। ससुराल वाले तो जैसे बस ब्याह कर लाने के गुनाहगार होते हैं। अब्बा ने मुझे फौजी के साथ नहीं बिहाया, बल्कि मुझे वहां से जंग पर भेज दी, वो भी निहत्था। और ये वो वहां से जंग है जहां बड़े से बड़े कारनामे के बदले भी मुझे निशाने हैदर नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो सऊ? मैं अब आपको देख के बहुत ठीक हो गया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने आने से पहले बताया ही नहीं। अपने घर आते वक्त कौन बताता? अम्मी, मैंने गोभी चढ़ा दी है। ठीक है। कोई और काम? कोई काम नहीं है। अल्लाह रखे मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अभी मैं अपने काम निपटा सकती हूँ। ये कितना खूबसूरत है अम्मी, और इस पे कढ़ाई हो जाएगी तो और भी प्यारा लगेगा। बड़ी अच्छी लगेगी कढ़ाई इस पर। इस पे फिरोजी रंग की कढ़ाई करवाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा नहीं कि किस रंग की कढ़ाई करानी। शादी की तैयारी कर रही हो? हाँ। अगर कपड़े डिजाइन करवाने हो तो मुझसे डिजाइन करवाना, उसके बाद सिलाई के लिए दे देना। लेकिन सारे कपड़े तो मैंने खुद ही सीने हैं। फिर तो और भी आसान हो जाएगा, है ना? ये कितना प्यारा रंग है ना। अच्छा, इसका बताए ना किस कलर की कढ़ाई कराऊं? छोड़ो ना, कढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी इस पर, सादा सिलवा लो, कपड़ा बड़ा अच्छा है। हाँ, और हरे रंग की कमीज साथ बनवाऊंगी। हाँ, कुछ भी बना लो, अच्छा ही लगेगा। ये देखो बनारसी कितनी अच्छी कीमत पर मिल गया मुझे। हाँ अम्मी, अम्मी एक दो सूट और पसंद आए थे। अच्छा, गुंजाइश होगी तो ले दूंगी बेटा। अम्मी मुझे लेने हैं। अच्छा, ले दूंगी ना। तुम्हें याद है मैं जब पहली दफा तुम्हें स्कूल लेकर गया था तो बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। तुमने कितना शोर मचाया था और रो रो कर हलकान हो जाती थी तुम। तुम्हें लगता था कि तुम वहां कभी एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे। अजनबी माहौल, अजीब तरह के लोग, घर से दूरी और पढ़ाई जैसा मुश्किल काम, फिर इम्तिहान में शानदार कामयाबी की दौड़ भी। मुश्किल तो जिंदगी का वो बाप भी था, आसान तो वो भी नहीं लगा था तुम्हें। लेकिन फिर देखो कैसे हर इम्तिहान में तुम पोजीशन लेकर पास होती थी। तो बेटा तुम समझो, जिंदगी का ये चैप्टर भी तुम्हें उसी तरह देखना है। मनमाना है अपने आप को, हौसला नहीं हारना। इम्तियाजी नंबर से पास होना है यहां भी। सफिया, बहू घर आ गई? हाँ, आ गई। आए दिन अपने माँ बाप के घर में थी, दिल नहीं लगता क्या यहाँ उसका? दिल कहाँ लगेगा रास्ता उसका यहाँ। बड़े घर से आई है, नौकर चाकर वाले घर से। यहाँ तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कहाँ दिल लगाएगी वो यहाँ। इसीलिए कहते हैं कि शादी अपने बराबर वाले घर में करनी चाहिए या अपने से नीचे घर, नहीं तो आए दिन बोले मेके भागी फिरती है। छोटे बड़े घर की बात नहीं होती, एहसास और तरबियत की बात होती है। जब मैं ब्याह कर आई थी तो कई साल बाद मुझे अपने मैके जाने का मौका मिला था। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए लेकर गए थे मंसूर के अब्बा, और तीसरे दिन मैं फिर ससुराल में थी। हाय सफिया, अब वो जमाने कहाँ, वो तो एहसास वाले जमाने थे
अब तो छोटी सी बात पे बहू नाक मुंह चढ़ा लेती है, सर मुंह लपेट लेती है या फिर अपने शोहरों के कान भरती है। ठीक कह रही हो रास्ता। हाँ, वो मैंने सुना कि तुमने फजीलत की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हाँ, शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी है मैंने, लेकिन सच मानो ना तो मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि उसने सारा घर संभाल रखा है। वो चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा मेरा? मैं सच कहती, बेटियां तो बेटियां ही होती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बेटा, इस हालत में आप खुश रहा करो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आराम कर सकते हो आराम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, सब्जियां खाओ, गोश्त खाओ, दूध पियो, और ये कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ये भी आप ले लिया करो। जी। डॉक्टर की तो आदत होती है नसीहतें करने की। हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए हैं। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ बिस्तर पर पड़ जाते तो साहिबा उठाकर मैं के छोड़ आती। दवाइयां ऐसे लिख देते हैं जैसे मुफ्त में आती हों दवाइयां। वैसे भी ऐसी हालत में दवाई खाने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बस इंसान खाए पिए वक्त पर, चलता फिरता रहे, और परेशानी वो तो अल्लाह का शुक्र है कोई है नहीं। रिक्शा नहीं आ रहा कोई, चलो ये 2 कदम पर ही है, पैदल चले जाते हैं। सऊ, इसके अलावा कुछ और कपड़े इस्त्री करने? नहीं भाभी, ये ठीक है। सऊ, जी भाभी। तुम दोबारा अपने भाई को कब फोन करोगे? आपको कोई पैगाम देना है तो मैं सुबह ही कर लेता हूँ। हाँ, उनका हाल पूछना था और उनसे कहना कि डॉक्टर ने भाभी को कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं और भाभी के पास पैसे नहीं है। जी, मैं सुबह फोन करके उनको कह देता हूँ। वैसे आपको कुछ पैसे चाहिए तो मेरे पास है। अरे नहीं, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अब हर माह मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो जेब खर्च भेज देंगे तो मैं अपनी जरूरत की चीजें ले लूंगी। भाई आपको जेब खर्च नहीं भेजता? कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई और फिर मैंने मांगा भी नहीं। और वैसे भी अम्मी अब्बा आते थे, कुछ ना कुछ दे जाते थे, उसी से काम चला लेती थी। मैं उनको सुबह फोन करके कहता हूँ कि आपको पैसे भिजवा दें। चलो तो अपना काम करो। वैसे तो खुद ही ख्याल करना चाहिए उन्हें। भाभी, मेरी मंसूर भाई से फोन पे बात हुई है, आपका हाल पूछना है। अच्छा। हाँ, और ये भी कह रहे थे कि अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने उनसे पैसों का भी कहा है। वो कह रहे थे कि मैं अम्मी को कह दूंगा, वो आपको दे दिया करेंगी। वो खुद कैसे है? ठीक है, मजे में। एक कोर्स भी कर रहे हैं आजकल। बहू को किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मैं मंगा दूंगी उसे। ये जेब खर्च का नया शोशा क्यों छोड़ दिया मंसूर ने? क्या करना है बहू ने जेब खर्च का? अम्मी, बड़ी जरूरतें होती हैं, और अब तो वैसे भी दवाई वगैरह के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरतें हो गई? अगर उसे कपड़ा चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ला दिया करूंगी बाजार से। और अगर दवाई की जरूरत पड़ेगी ना तो वो भी मैं मंगा दूंगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप उनको हर माह थोड़े से पैसे दे दिया करें, उन्होंने जो मंगवाना हो मंगवाया करें। कौन सा खजाना पड़ा है मेरे पास जो निकाल निकाल कर खर्च करती फिरूं मैं? महीने के पूरे 30 दिन मंसूर की तनख्वाह तुम्हारे अब्बा की पेंशन में जिस तरह मैं गुजारती हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। ऊपर से फजीलत की शादी सर पर खड़ी है। हर रोज एक नए से नया खर्चा सामने आ खड़ा होता है। और मंसूर को देखो, उसे बीवी की जेब खर्च की अय्याशी सूझी है। फिर आप खुद ही बता दीजिएगा मंसूर भाई को, मैंने तो आपको पैगाम दिया। हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मंसूर के दिमाग में इस जेब खर्ची का कीड़ा डाला किसने? तुमसे कहलवाया शहवार ने? भाभी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मंसूर भाई कोई बच्चे थोड़ी हैं, खुद सोच समझ सकते हैं। उन्होंने खुद ही सोचा होगा कि अब खारियां तो साथ रख नहीं रहे, उनको कुछ तो जिम्मेदारी उठाए उनकी। उठा तो रहे जिम्मेदारी, और किस तरह उठाई जाती है?
और क्या कमी है शहवार को इस घर में? अम्मी थोड़े से पैसों की बात है, कोई हजारों या सैकड़ों की तो नहीं है। मैं ऐसी आदतें नहीं डालना चाहती जो बाद में मसले पैदा हों, और तुम चुप रहो। ये मेरा मंसूर का और शहवार का मामला है। अब्बा, इस स्कूल में और इस इम्तिहान में मैं कभी पोजीशन नहीं ले सकती। इसमें मेरे रिजल्ट कार्ड पर कभी डिस्टिंक्शन नहीं हो सकती। शायद ग्रेस मार्क से पास हो जाऊं, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि फेल हो जाऊंगी। कभी कभार अपना आप मुझे सिफर लगता है, ज़ीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अब्बा, यूजलेस। आपकी बेटी इस घर में सिफर जैसी जिंदगी गुजार रही है, सिर्फ एक सिफर। और आप कहते हैं कि उम्मीद रखो, चीजें बदलेंगी। मैं रोज सुबह से लेकर रात तक उम्मीद को खोजती रहती हूँ, लेकिन अब्बा उम्मीद तो कहीं नजर नहीं आती। मेरी प्यारी बेटी दुर्रे शहबार, उम्मीद को ढूंढा नहीं जाता, उम्मीद को रखा जाता है, अपने अंदर, अपने दिल में, अपने जहन में। ये नन्हे बीज की तरह होती है। चंद दिनों में बीज जमीन की मिट्टी से बाहर तो आ जाता है, मगर उसे दरख्त बनने में बहुत देर लगती है। लेकिन वो दरख्त बनता जरूर है अगर उसको पानी दिया जाता रहे, अगर मिट्टी को नर्म रखा जाए। सिफर की जरूरत हर अदद को होती है। कुछ बनने के लिए सिफर जिस अदद के साथ लगे उसकी कदर कीमत कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर तुम अपने आप को सिफर समझती हो, तब भी कीमती हो, तब भी तुम बेकार नहीं, तब भी तुम हर गिनती से पहले आओगे। हर गिनती का आगाज तुम्हीं से होगा, और हर 9 अदद के बाद एक दफा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अगले मोड़ पर जाने के लिए तब्दीली जब भी आएगी, तुमसे आएगी, सिफर से आएगी। आओ आओ, अंदर आ जाओ। अरे अख्तर चाचा, आप कब आए? अम्मी अब्बा भी आए? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अब्बा कहाँ हैं? वो तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कुछ सामान भेजा है। बेटा पानी वानी पिलाओ, बड़ा लंबा सफर करके आया है। जी अब्बा। ये माँ बाप को कैसे पता चल जाता है कि उनकी औलाद किस मुश्किल में है, उसे किस चीज की जरूरत है, वो किस चीज के लिए हाथ फैलाए खड़ी है।